हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 क्यूरियोसिटी बुक के 4th चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां पर से जाकर के इस चैप्टर को समझ सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Let us enhance our learning. First question है, which metal is commonly used to make food packaging materials as it is cheaper and its thin sheet can be folded easily into any shape। यहाँ पे बोला गया है कि किस मेटल को फूड पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि सस्ता है और उसके थिन शीट्स को, उसके जो पतले पतले शीट्स बनते हैं उनको इजीली किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के जो थिन शीट्स बनाए जाते हैं उसकी जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो इतनी अच्छी है कि उसके जो थिन शीट्स बनते हैं उन्हें आसानी से मोड़ा भी जा सकता है किसी भी शेप में, और वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी आता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैचेस फायर व्हेन इट कम्स विद कॉन्टैक्ट विद वाटर। यानी कि बोला गया है कौन सा मेटल ऐसा है जो तब फायर कैच कर लेता है, उसमें तब आग लग जाती है जब वो पानी के कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सोडियम। सोडियम जब भी पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पे ना आपको रीजन के साथ बताना है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स जो आप लोगों को दिए गए हैं वो सही है या फिर गलत है। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो देखिए, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है एल्युमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। एल्युमिनियम और कॉपर जो है ये नॉन मेटल के एग्जांपल है जिनको यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के काम में लाया जाता है और स्टैचूज बनाने के काम में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रीजन देंगे एल्युमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज बिकॉज दे आर शाइनी एंड हार्ड। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एल्युमिनियम और कॉपर जो है ना, पहली बात कि वो मेटल्स हैं एंड उनको यूटेंसिल्स और स्टैचूज बनाने के लिए इसलिए यूज में लाया जाता है क्योंकि वो शाइनी होते हैं यानी कि चमकदार होते हैं और हार्ड होते हैं यानी कि कठोर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मेटल्स है ना वो ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन पे कंबाइन होने पर कि उसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे? मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड ये बेसिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ इसका जो सॉल्यूशन है इसके चलते क्या होता है कि जो रेड लिटमस पेपर है ना वो ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू में बदल जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है एंड रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? ट्रू। देखिए इसमें रीजन की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं सिंपल कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, दैट इज ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर वेसल है इनको हम लोग पानी खौलाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रीजन लिखेंगे कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट के अच्छे कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर अच्छे होते हैं और उनका यूज कब होता है? उनका यूज तब होता है जब वायर से बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे हम यूटेंसिल्स बना रहे हैं और यूटेंसिल्स का हम लोग क्या यूज करेंगे? उसको हम लोग चूल्हे में चढ़ाएंगे, उसमें खाना पकाएंगे, तो उसके लिए हीट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं लेकिन उनका यूज कब होता है? जब वायर से सब बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे यूटेंसिल्स बनाया जा रहा है, इसके लिए किसका अच्छा कंडक्टर होना जरूरी है? तो हीट का अच्छा कंडक्टर होना जरूरी है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी यानी गहना बनाने के लिए कुछ ही मेटल्स सुटेबल क्यों है, कुछ ही मेटल्स अच्छे क्यों हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर। हम लोग देखते हैं कि कुछ ही मेटल्स ऐसे हैं जिनसे हम लोग गहना बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, जैसे कि कौन कौन हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, प्लेटिनम हो गए। ऐसा इसीलिए बिकॉज दे आर हाईली लस्ट्रस शाइनी एंड अट्रैक्टिव, उनमें जो है अजीब तरह की चमक होती है, बहुत ही सुंदर लगता है वो देखने में, शाइनी होता है, चमकदार होता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगला, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, डू नॉट रस्ट इजली, देखिए वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, उसमें जल्दी जंग नहीं लगती है। तीसरा पॉइंट, इजली मेलिएबल एंड टैक्टाइल, वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं और डक्टिलिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनको थिन वायर्स में और शीट्स में आसानी से चेंज किया जा सकता है, जिससे ज्वेलरी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नॉन रिएक्टिव विद एयर एंड मॉइस्चर, डू नॉट टार्निश इजली, यहाँ पे बोला गया है कि वो जो है ना एयर और मॉइस्चर से उतनी जल्दी रिएक्टिव नहीं होते हैं, उतने जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं और जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मैच द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 1 विद द जम्बल्ड नेम ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन गिवन इन कॉलम 2। बोला गया है कि आप लोगों को यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, पहला वाला जो कॉलम है उसमें आप लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूज दिए गए हैं, एंड दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें आप लोगों को क्या करके दिया गया है ना, उसमें जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स का नेम है उसको जम्बल करके दिया गया, मतलब करेक्ट नहीं दिया हुआ है, वही सारे वर्ड्स दिए गए हैं, वही सारे अल्फाबेट्स दिए गए हैं, लेकिन एक जंबल फॉर्म में आपको दिया गया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे मैचिंग करना है। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्या है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज किया जाता है। तो किसको यूज किया जाता है, हम लोग देखते हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से वर्ड से, कौन से अल्फाबेट से मिल करके कॉपर वर्ड बनेगा। तो आप अगर देखोगे तो जो सी पार्ट है उसमें सी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, डबल पी दिख रहा है, ई दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो फर्स्ट वाला किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाला सी से मैच हो जाएगा, थर्ड से मैच हो जाएगा। अगला क्या है, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, एक ऐसा मेटल जो कि सबसे अच्छी तरीके से डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी के प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। तो ई वाला इसका हो जाएगा क्योंकि वहां पे जी भी है, ओ भी है, एल भी है और डी भी है। थर्ड देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। कहां पर है, तो फर्स्ट में है, तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ए। फोर्थ देखिए, प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल। यहाँ पे बोला गया है कि प्लांट्स जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं जब ऐसे फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है जो उन मेटल्स या फिर उन नॉन मेटल को कंटेन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो वो कहाँ मैच होगा, तो फोर्थ का हो जाएगा डी। उसके बाद फिफ्थ देखिए, यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, एक ऐसा जो है ना उसको वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, जिसका मतलब होता है क्लोरीन। और आप लोग बताइएगा बच्चों की क्लोरीन मेटल है या फिर नॉन मेटल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम। यहाँ पे बोला गया है कि जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनमें मेन डिफरेंसेस, उनके नेचर में मेन डिफरेंसेस क्या क्या मेन अंतर हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, मतलब कि जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीशियम इज अ मेटल सो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और उसका जो रिएक्शन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखा दिया है। आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप लिख दो तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव अ बेसिक सॉल्यूशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो एक बेसिक ऑक्साइड है, और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक बेसिक सॉल्यूशन देता है, जो क्या है, जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पे जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, वो देखिए, व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर। फर्स्ट पॉइंट, सल्फर इज अ नॉन मेटल सो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका रिएक्शन क्या है, S+O2 गिव्स SO2। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एक एसिडिक सॉल्यूशन निकल करके आता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद मेन डिफरेंस पूछा गया था, तो मेन डिफरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज दैट मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। देखिए
जो मुख्य अंतर हमें दोनों के बीच में देखने को मिलता है वो ये है कि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं पे जो नॉन मेटल्स है वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे और भी डिटेलिंग कर सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं ना, यानी कि मेटल्स जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, और वहीं पे जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जो नॉन मेटल से फॉर्म हुए हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा डिटेलिंग यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन जितना सवाल पूछा गया था उस हिसाब से ये जो आंसर है वो इनफ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है एंड इसको कंप्लीट करने को कहा गया है। तो फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है एंड उस बॉक्स में क्या किया जा रहा है, एयर और उसमें हीट किया जा रहा है, मतलब एयर के प्रेजेंस में उसको हीट किया जा रहा है। यानी कि आप उस बॉक्स में क्या आइटम को रखेंगे जिसके चलते वो सारी चीजें मिलकर के ऐश में परिवर्तित हो, एंड ऐश में जब हम लोग पानी डाल रहे हैं तो उससे भी कुछ बन रहा है, एंड फिर हम लोग उसमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस सॉल्यूशन को सेपरेटली डाल रहे हैं, तो उससे क्या चीजें होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट जो आपको एक्टिविटी में भी करवाया गया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेते हैं एंड मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में यानी कि हवा के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है, वो ऐश में बदलता है। फिर हम लोग उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने की वजह से क्या होता है कि वो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गैप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गैप में हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन या फिर मैग्नीशियम भी आप सिंपल लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन ही मान लीजिए आप लोगों ने लिखा। मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो ऐश में चेंज होगा, एंड ऐश में जब हम लोग पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हम लोगों ने लिया है। उसके बाद हम लोग उसमें ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन को सेपरेटली डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या चेंज आया है कि वो ब्लू में चेंज हो गया है। मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन जो था वो बेसिक था, मतलब साफ है। यहाँ पर से कंफर्म होता है कि जो चीज वहां पे लिया गया है वो एक मेटल को ही लिया गया है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से क्या करते हैं, किसी भी चीज को रेड से ब्लू में चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या था, वो एक मेटेलिक ऑक्साइड था। तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में नहीं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो नो चेंज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों को नीचे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से मटेरियल की सहायता से आप लोग एक पैन बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप एक पैन बनाएंगे जिसमें आप पानी खौलाने वाले हैं, और आप ऐसा क्यों करेंगे, यानी कि उसी मटेरियल को आप क्यों चुनेंगे, इसके पीछे का रीजन भी आप लोगों को यहाँ पर देना है। तो एक बार मटेरियल्स में नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स आपको दिए गए हैं। पहला है आयरन, दूसरा है कॉपर, फिर है सल्फर, फिर है कोल, फिर है प्लास्टिक, वुड एंड कार्डबोर्ड। ये सारे मटेरियल्स आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर मेकिंग अ पैन सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर द बेस्ट चॉइस इज कॉपर और आयरन, बट कॉपर इज मोस्ट सुटेबल। देखिए, अगर हमें पैन बनाना है तो इसके लिए हम लोग कॉपर चुनेंगे, नहीं तो आयरन चुनेंगे, लेकिन सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा जो है वो कॉपर ही होगा। रीजन, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट हीट्स वाटर क्विकली एंड इवनली। देखिए, कॉपर जो है वो हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, और इससे क्या होता है कि पानी बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी गर्म होता है और पूरा गर्म होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखिए, कॉपर जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी और ड्यूरेबल भी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो अच्छी है। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट बर्न और मेल्ट एट हाई टेम्परेचर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर। देखिए, अगर हम इसे हाई टेम्परेचर में भी ले जाएं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक अगर हम इसे चाहें कि पानी को बॉयल करते रहे, तो उस केस में भी ये गलेगा नहीं और मेल्ट नहीं होगा, जलेगा भी नहीं। वाई नॉट द अदर्स, हम लोग दूसरी चीज़ों को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आयरन ऑल्सो अ गुड कंडक्टर बट हेवियर एंड मे रस्ट। देखिए, आयरन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो अच्छा कंडक्टर तो है, कॉपर जैसा ही अच्छा कंडक्टर वो भी है, लेकिन उसके साथ ये परेशानी है ना कि वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है, भारी होता है, एंड उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एयर मॉइस्चर ये सब के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या होगा, पानी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा जंग खा जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, कैन बर्न, मेल्ट और रिलीज हार्मफुल गैसेस। देखिए, हम लोग सल्फर में या फिर कोल में, प्लास्टिक में, वुड में, इन सारी चीज़ों में, कार्डबोर्ड में कभी भी पानी को गर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट
हीट के पुअर कंडक्टर्स है और हीट रेजिस्टेंट नहीं है, ये हीट को सह भी नहीं पाएंगे और ये बहुत ही जल्दी जल जाएंगे, गल जाएंगे और हार्मफुल गैसेस को भी रिलीज करेंगे अगर हम लोग इनको बर्न करते हैं तो, या फिर इनका पेन बनाते हैं तो। आई विल चूज कॉपर बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, स्ट्रॉन्ग एंड सेफ फॉर हीटिंग वाटर। और अगर आप बहुत ज्यादा ही शॉर्ट में आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं कॉपर चुनूंगा क्योंकि ये हीट का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और पानी गर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स इज डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर, विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई। यहाँ पे बोला गया है आप लोगों को कि आपको 3 आयरन नेल दिए गए हैं, 3 लोहे की कील दिए गए हैं। एक जो लोहा का कील है उसे तेल में डुबाया हुआ है, दूसरे को पानी में डुबाया गया है और तीसरे को विनेगर में डुबाया गया है। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई, इसमें से कौन सा कील जो है उसमें जंग नहीं लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, यह आप लोग को बताना है। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट, यानी कि वो आयरन नेल लोहे का वो कील जिसको तेल में डुबाया गया है उसमें जंग नहीं लगेगा। रीजन क्या है वो देखिए, रस्टिंग नीड्स वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑयल फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द नेल प्रिवेंटिंग वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द आयरन सरफेस। देखिए जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑयल क्या करता है, उस कील के चारों तरफ जो है एक लेयर तैयार कर लेता है जिसके चलते पानी और ऑक्सीजन जो है वो आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। और अगला पॉइंट देखिए, इन वाटर एंड विनेगर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट सो रस्टिंग कैन ऑकर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें वाटर में और विनेगर में तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो है वो आयरन के सरफेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं जिसके चलते रस्टिंग जो है वो हो जाएगा और उसमें जंग लग जाएगी। और लास्ट पॉइंट, विनेगर एसिडिक कैन इवन स्पीड अप रस्टिंग। देखिए विनेगर जो है वो एसिडिक होता है और वो रस्टिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ये सारे रीजंस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा बच्चों कि मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी पॉइंट वाइज ही आंसर को लिखें। इससे क्या होता है कि आंसर देखने में भी अच्छा लगता है और आप इजिली किसी भी चीज़ को शॉर्ट में ही समझा सकते हैं। पैराग्राफ में लिखने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कभी कभी लिखना पड़ता है एंड आप शॉर्ट में नहीं समझा पाओगे और कभी कभी टीचर्स को चेक करने में भी उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स में ही आंसर लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10th क्वेश्चन है हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं एंड उनका डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं उस चीज के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज, फिर लिखेंगे नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज एंड फिर इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 पॉइंट्स मैंने दोनों के बारे में लिखे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मेटल्स जो होते हैं ना वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम एंड कॉपर एंड इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इसको यानी कि मेटल्स को क्या किया जाता है ना, यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, खाना बनाने वाले बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम और कॉपर के बर्तन हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ उन्हें इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि तार बनाने के भी काम में लाया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम दोनों को उस चीज के लिए यूज किया जाता है। और अगला है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं। यूज फॉर मेकिंग मशीनरी, टूल्स, व्हीकल्स। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मेटल्स का यूज हम लोग करते हैं मशीनरी आइटम्स बनाने के लिए, हथियार ये सब बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए और साथ ही साथ गाड़ी ये सब में हम लोग देखते हैं कि मेटल्स का ही यूज किया जाता है, आयरन और स्टील का बेसिकली। और अगला क्या है, अगला है शाइनी लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर। देखिए जो मेटल्स होते हैं ना उनको यूज किया जाता है ज्वेलरी यानी कि गहना बनाने के लिए और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए। और किस किस मेटल का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, इन सारे मेटल्स का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। अगला कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्टाइल और हैमर्ड इनटू शीट्स, मेलिएबल, यूज फॉर मेकिंग वायर्स, फॉइल्स एंड शीट्स। देखिए बोला गया है कि जो मेटल्स होते हैं ना उनमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि उनको हम लोग वायर में चेंज कर सकते हैं, उनको पतले पतले शीट्स में हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो मेलिएबल होते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उनसे जो है तार बना सकते हैं, फॉइल्स बना सकते हैं और शीट्स बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गया सारे मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है और इनको कैसे यूज किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में इनको यूज किया जाता है। अगला पॉइंट सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। यूज इन मेकिंग मटेरियल्स लाइक चॉक, पेंसिल, लीड। देखिए इनको जो है चॉक बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पेंसिल का जो लीड होता है, जो ग्रेफाइट होता है, उसको यूज किया जाता है पेंसिल का लीड बनाने के लिए। और जो ग्रेफाइट है ना वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगला लाइट वेट एंड नॉन रिएक्टिव। देखिए जो मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ही हल्के होते हैं, उनमें जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते हैं। गैसेस लाइक ऑक्सीजन आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, नाइट्रोजन फूड प्रिजर्वेशन। देखिए
ऑक्सीजन जैसे जो गैसेस है उनको यूज किया जाता है सांस लेने की, और नाइट्रोजन को यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। अगला, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन एंड क्लीनिंग एजेंट, सल्फर एंड फॉस्फोरस। क्या बोला गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके चलते उन्हें फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, दवाइयाँ बनाने के लिए काम में लाया जाता है, एंड सफाई के लिए जो एजेंट, सफाई के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है उनमें भी उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। कौन कौन से यहाँ पे बताए गए हैं, जो सल्फर और फॉस्फोरस के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट, सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर कैन इट बी यूज फॉर दिस पर्पस, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे बोला गया है कि आयरन को रस्टिंग से रोकने के लिए, चूंकि आयरन में जंग नहीं लगे, इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिंक मेटल का एक पतला सा परत उस पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सल्फर जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या उसे इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली पूछा गया है कि सल्फर को जो है हम लोग आयरन को रस्टिंग से रोकने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर सर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे का रीजन बताना है कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे नो, सल्फर कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट डज नॉट स्टिक वेल टू आयरन एंड कैन ब्रेक लेटिंग एयर एंड वाटर रीच द आयरन। देखिए बोला गया कि सल्फर को जो है ना हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आयरन से अच्छी तरीके से चिपकता नहीं है और टूट सकता है। उसके साथ साथ उसके जो लेयर है उसके बीच में गैप्स आ सकता है और एयर और वाटर को आयरन तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। जिंक इज बेटर एज इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मेटल लेयर। सल्फर को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हम लोग जिंक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिंक यूज करने से क्या होगा ना कि वो एक बहुत ही मजबूत प्रोटेक्टिव मेटल का लेयर बना देगा, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, एंड उसके चलते रस्टिंग जो है वो रुक सकता है। अगला देखिए, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, व्हाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। एक आयरन स्मिथ जो है, जो लोहार है, वो किसी भी टूल को बनाने से पहले, किसी भी औजार को बनाने से पहले आयरन को हीट करता है। तो आखिर इस प्रोसेस के लिए आयरन को गर्म करना क्यों जरूरी होता है। तो आंसर में लिखेंगे एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स बिकॉज हीटिंग मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजियर टू शेप। देखिए एक लोहार जो होता है ना वो आयरन को, लोहे को गर्म करता है टूल बनाने से पहले, क्योंकि गर्म करने से क्या होता है कि आयरन जो है वो शेप में आ जाता है, सॉरी सॉफ्ट हो जाता है, एंड उसे किसी भी शेप में चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। व्हेन आयरन इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट बिकम्स मेलिएबल व्हिच मींस इट कैन बी बेंट, हैमर्ड एंड मोल्टेड इनटू द डिजायर्ड शेप विदाउट ब्रेकिंग। देखिए जब भी आयरन को गर्म किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर तक, तो उसके चलते वो मेलिएबल बन जाता है, एंड उसके चलते क्या होता है ना कि हम लोग उसको फिर किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, उसको ठोक करके पतला कर सकते हैं, एंड उसको किसी भी शेप में बदल सकते हैं, और वो इसके चलते टूटेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बदलते समय वो टूट जाएगा, नहीं, वो सॉफ्ट हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो बच्चों इसी के साथ ये सॉल्यूशन वीडियो पूरा हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आज के इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझाने की कोशिश करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर से जाकर के इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वहां पर मैंने एक एक टॉपिक इस चैप्टर का कवर किया है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।